नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और क्विक रिवीजन सीरीज में मैं आपको बता दूं कि हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हम जल्दी से जल्दी रिवाइज कर पाए। क्विक रिवीजन सीरीज में अभी तक हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, आधुनिक भारत डिस्कस किया है और अर्थशास्त्र के भी कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर कांटेक्ट करिए। लेकिन जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि आपकी परीक्षा बहुत करीब आ गई है, तो अभी फाउंडेशन कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको ज्वाइन करना चाहिए टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें कि 47 टेस्ट है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 4800 प्रश्न है। तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी इन प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे। तो अगर इस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर कांटेक्ट कर लीजिए। डिकोड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप खुद जाकर परचेज कर सकते हैं या फिर घर बैठे आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है। आप सभी को पता है हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आरओ के लिए, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो पहला देखिए, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए थे, जिसमें से जो सही कथन है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। जो एक कथन गलत था आपका वो इस प्रश्न में नहीं लिखा गया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो ज्यादातर जो फैक्ट्स आपके सही हैं हम उनको ही डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले वर्षों में अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपके सही हो जाए। यहाँ पर देख लीजिए, मिनर्वा मिल्स वाद की बात की गई है, मिनर्वा मिल्स केस की बात की गई है। 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 खा एवं गा में उल्लेखित राजनीति के निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो यहाँ पर आपका मेनली जो था ना, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी से इन्होंने कहा है और इन्होंने बोला है कि जो राजनीति निर्देशक तत्व है 39 खा एवं गा में उल्लेखित राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको हम अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है, इन्होंने दिया था। ये मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया था, ठीक है। बस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था, अगर नहीं समझ में आया तो चिंता मत करिए, अभी आगे डिस्कस करेंगे, आएगी चीज समझ में। अब यहाँ पर क्लास सबसे पहले जब भी हम संविधान संशोधन की बात करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि किन किन तरीके से संविधान का संशोधन हो सकता है। यहाँ पर देखिए, हम सिंपल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से, जिसको कि हम बहुमत से कह रहे हैं, फिर यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। अब बिल्कुल भी परेशान मत होना कि मैम इंग्लिश में क्या बड़बड़ा रही हूँ, हिंदी में क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ। बस चीजें बहुत अच्छे से यहाँ पर लिखी थी, बहुत एक्यूरेट लिखी हुई थी, इसलिए मैंने स्लाइड को यहाँ पे लाया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर जब भी हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो आपको पता है बहुमत की बात हो रही है, ठीक है, और ये आपका सिंपल मेजोरिटी है। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये आप सभी को पता है। आपको ये भी पता है कि केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि संविधान का संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जो मूल ढांचा है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब तक उतना हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। तो अब हम संविधान के संशोधन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्लास, सिंपल मेजोरिटी वाला जो केस है ये आपका आर्टिकल 368 के अंडर में नहीं आता है। आर्टिकल 368 एक ऐसा
अनुच्छेद है जिसमें कि संविधान के संशोधन की बात की गई है। ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 368 में संविधान के संशोधन की बात की गई है, याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछता है। लेकिन यहाँ पे जो दो संशोधन है वो आपके हैं स्पेशल मेजोरिटी, और स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही साथ स्टेट के रेटिफिकेशन की बात की गई है। तो ये दोनों जो है वो आर्टिकल 368 के अंदर आते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट ना करें, उसके थ्रू इसका यूज करके अमेंडमेंट ना करें, ठीक है, संशोधन ना करें, तो क्या इसके बाहर भी संविधान का संशोधन हो सकता है? तो आप बोलेंगे जी हाँ, संविधान का संशोधन तब भी हो सकता है सिंपल मेजोरिटी द्वारा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपके क्या आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती है? जैसे आपको नए स्टेट का गठन करना है, नए राज्य का गठन करना है, उसके एरिया में चेंजेस करने, उसकी बाउंड्री में चेंजेस करने, उसके नाम में चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो ये आप सिंपल मेजोरिटी के द्वारा करते हो। यहाँ पर आपको आर्टिकल 368 का यूज करके स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हमें क्रिएट करना है या फिर एबॉलिश करना है, तो यहां पर भी हम सिंपल मेजोरिटी, ये भी आपके आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। सिटीजनशिप में अगर कुछ करना है चेंजेस तो वो भी आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस क्लास जितनी भी चीजें आपकी लिखी हुई है यहाँ पर कि 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, सिटीजनशिप, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एबॉलिशन और क्रिएशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ इट्स बाउंड्री एरिया, इन सब में आपको आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप प्रश्न को डिफिकल्ट बनाना होगा तो वो क्या करेगा, यही सब आपको दे देगा और इसी में पूछेगा कि किसमें आर्टिकल 368 की आवश्यकता आपको नहीं है। तो अगर हमारे संविधान में कोई भी संशोधन करना है जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड है तो वो हम सिंपल मेजोरिटी के द्वारा कर सकते हैं, वहां पर आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार समझ लो, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 की जब भी हम बात करेंगे तो हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करेंगे, और स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ द स्टेट, मतलब आपने मेजोरिटी के साथ उसको पास कराया, अब आपको स्टेट की भी जरूरत है कि स्टेट भी इसको रेक्टिफाई करे। कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर देखो, आप सभी को पता है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम संघीय ढांचा की बात करते हैं। तो अपने दिमाग में एक चीज बैठा लो, जब भी संघीय ढांचा के साथ कोई चेंजेस होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में स्टेट से भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी, स्टेट को भी पास करना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है, शायद, ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, कल वाले लेक्चर्स में फिर पढ़ा देना, किसी लेक्चर में तो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्पेशल मेजोरिटी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो फॉर अमेंडिंग द प्रोविजन नॉट विद इन द फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में जो भी चीजें आपकी मेंशन नहीं है, ठीक है, उसके बाद वाली जो चीजें हैं वो हमारे स्पेशल मेजोरिटी के साथ अमेंड होंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेजोरिटी में, तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, ठीक है, मेजोरिटी की बात होगी यहाँ पर। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी याद रखिएगा, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर्स आपके हैं अभी इस समय प्रेजेंट हैं, कुछ एब्सेंट भी तो हो सकते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ना कि अगर कोई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो लगातार 60 सेशन में एब्सेंट हो जाए तो उसको हटा दिया जाता है, वो चला गया, तब टाटा बाय बाय होता है ना। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात वही है, कितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट करें, उनके 2/3 से जब पास होगा तो ये आपके स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। और मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेस, मेजोरिटी की हम बात कर रहे हैं क्लास, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जब भी संघीय ढांचा की बात आ जाएगी, कोई भी चीज आपकी संघीय ढांचा से रिलेटेड है, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो वहां पर स्टेट को भी उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो स्टेट के लेजिस्लेचर है आपके, उनके भी कंसेंट की जरूरत होगी, लेकिन स्टेट के लेजिस्लेचर को इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा। ये भी चीज आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर क्लास सबसे पहले किसी भी तरीके से समझो, जब भी हम सिंपल मेजोरिटी की बात करेंगे और सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट की बात करेंगे तो वो कभी भी आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आएगा। आर्टिकल 368 का यूज करके अगर हम कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं तो वहां पर स्पेशल मेजोरिटी तो कंपलसरी है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी ही,
मतलब क्या, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउसेस प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अगर यहीं पर हम एक चीज और ऐड करते हैं कि अगर वो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, संघीय ढांचा से रिलेटेड है, तो स्टेट को भी उसको पास करना पड़ेगा, बट बाय सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, स्टेट के पास जाएगा तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई होगी, नहीं हुई होगी तो क्वेश्चन के माध्यम से भी क्लियर होगी। यहां पर देखिए, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थापना करके संशोधन द्वारा छीन ली गई थी। यहां पर इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यहां पर क्या है, जब भी संविधान संशोधन वाला होता है तो ये भी एक बिल की तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, कि हम संविधान में ये संशोधन करना चाहते हैं, तो ये भी एक बिल के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे बोला गया है प्रेसिडेंट के पास पहले पावर होती थी वो वीटो यूज करे, मतलब अपने पास उसको रख ले, उस बिल को, उस पर कोई एक्शन ना ले, कुछ ना करे। लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कंपलसरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी होगी। समझ में आ रहा है? तो वही चीज बोला गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो विधेयक को वीटो करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति थी, संविधान संशोधन बिल की बात कर रहे हैं हम, जो वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति थी उसको हटाकर सहमति देना होगा, ये शब्द लिख दिया गया। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसे किया गया था। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है संविधान संशोधन बिल। अगर वो आर्टिकल 368 की हम बात कर रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, तो वो दोनों ही सदन द्वारा पारित होना चाहिए और विशेष बहुमत से। ठीक है, ये देखिए स्पेशल मेजोरिटी की बात हो रही, विशेष बहुमत से। चलिए, इतनी चीज क्लियर हो गई। यहां पर देख लीजिए क्लास, जो मैंने आपको बताया है कि स्टेट की रेक्टिफिकेशन की जरूरत है बाय सिंपल मेजोरिटी, मतलब स्टेट को भी इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। कब वो होगा? जब वो फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा से रिलेटेड होगा, जिसमें कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की हम बात कर ले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हम बात कर ले। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कितना है पार्लियामेंट में, आप देखते हो ना, यूपी की कितनी सीटें हैं लोकसभा में, मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं, मैंने आपसे बोला था याद भी कर लेना, उसकी बात करें। अगर इसमें कोई हम चेंजेस करें तो स्टेट भी रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, जब हम बात करते हैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, याद करो शेड्यूल में हम लोग बात करते हैं ना, 7 शेड्यूल में, जिसमें कि हम 3 लिस्ट की बात करते हैं, संघीय सूची की, ठीक है, सॉरी, आप संघ सूची की हम बात करते हैं, राज्य सूची की हम बात करते हैं, और हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं समवर्ती सूची की ना। तो ये इन सूचियों में अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो वहां पर आपका स्पेशल मेजोरिटी से होगा। ठीक है, प्लस स्टेट भी उसको रेक्टिफाई करेगा, क्योंकि ये एक फेडरल फीचर है। यहाँ पे एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो कार्यकारी शक्तियां हैं यूनियन के पास और स्टेट के पास, अगर उसमें कोई चेंजेस होंगे तब भी उसे हमें स्टेट से रेक्टिफाई कराना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, स्टेट उसको सिंपल मेजोरिटी से रेक्टिफाई करेगा। चलो, भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, चलो उत्तर दो जल्दी से, अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अंतर्गत। क्लियर हो गया? भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। अब अगर संशोधन से रिलेटेड विधेयक है, ठीक है, तो वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। बस आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को ऐसे देना जरूरी होता है, वो वीटो का यूज नहीं कर सकता है। और किस अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। चलो, भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया? वही जो मैंने आपको बताया है, स्पेशल मेजोरिटी की तो जरूरत है ही है, विशेष बहुमत की तो जरूरत है ही है, साथ ही साथ उसे राज्यों की जो विधानमंडल है, ठीक है, उनके द्वारा भी उसे पास होना जरूरी है। और आधे, कम से कम आधे लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा ये आपका
पास होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से राज्य करेंगे। ये भी चीज याद रखिएगा क्लास, जो बार बार मैं एम्फेसिस दे रही हूँ ना, इन्हीं सब चीजों में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, यही कंफ्यूज हो जाता है। अभी पेपर में लिखा रहेगा स्टेट जो है वो पास करेंगे बाय स्पेशल मेजोरिटी, तो आधे से ज्यादा बच्चे उस स्पेशल मेजोरिटी को नहीं देखेंगे, टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप याद रखेंगे कि ऐश्वर्या मैम ने कई बार रिपीट किया था, इतनी बार रिपीट किया था कि हम लोग पक गए थे कि मैम समझ में आ गया है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन वो तब भी बार बार कही जा रही थी कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात आएगी, संघीय ढांचा की बात आएगी, उसमें कोई चेंजेस की बात आएगी, तो उस कंडीशन में हम बहुमत की तो बात करेंगे, हम विशेष बहुमत की तो बात करेंगे, हम स्पेशल मेजोरिटी की तो बात करेंगे ही साथ हम स्टेट से भी उसको रेक्टिफाई कराएंगे। ठीक है, जो राज्य की विधानमंडल द्वारा भी उसे पारित कराएंगे, और यहाँ पर वो जो राज्य की विधानमंडल है वो सिंपल मेजोरिटी से उसे पारित करेगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखो संविधान के संघीय प्रावधान, मैंने आपको बताया फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो स्टेट के रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी। और स्टेट, अब इतने स्टेट है तो मैम कितने स्टेट इनके फेवर में होने चाहिए, तो आधे। ठीक है, अगर आधे राज्यों ने उसको कर दिया, मतलब अगर आधे राज्यों ने उसको पारित कर दिया तो फिर वो आपका मान लिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अधिकार की बात होगी तो उस केस में भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान संशोधन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, अगर उसमें भी चेंजेस करने होंगे ना, तब भी क्या होगा, यहां पर उसको स्टेट द्वारा रेक्टिफाई करना जरूरी होगा। चलो, वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों को, देखो बार बार आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है, तो वो कौन कौन सा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो ये चीज आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, मैंने आपको बताया जो रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का आपके संसद में, पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये सब उसमें अगर चेंजेस होंगे तब भी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो, 7वीं अनुसूची बताओ किस चीज से रिलेटेड है, लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें कि हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं और संघ सूची की बात करते हैं, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था कब, 1951 में। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, संबंधित था किससे, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा, 9वीं सूची जो हम पढ़ते हैं वो प्रथम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1951 में आया था, उसके तहत जोड़ी गई थी। संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया था, 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने से रिलेटेड, ये चीज याद रखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने से रिलेटेड। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा शिक्षा का अधिकार, जिसको कि हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, आरटीई कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, किस वर्ष में लागू हुआ था, तो ये 2010 में लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट प्रश्न है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो दिल्ली था उसको हमने राष्ट्रीय राजधानी का, नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया था। 75th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की थी। 80th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे तो 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया था। 83rd की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहां इनकी प्रभावी संख्या नहीं है, यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। तो यहाँ पर क्लास जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उनके बारे में बोला गया है, ये चीज याद रखिएगा। और वो किस किस से रिलेटेड है, उसको मैच करना था, आपको सुमेलित करना था।
तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। 69 आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को पता रहता है, ठीक है। आपको 75 देखना है, 80 देखना है और 83rd देखना है, क्योंकि प्रश्न अगर रिपीट होगा तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे। तो 69 तो बहुत कॉमन है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता रहता है। 75, 80 और 83rd जरूर देखिएगा। अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ा गया था और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो आप याद रखेंगे 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के थ्रू इसे जोड़ा गया था, सहकारी समितियों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, अभी हमने डिस्कस किया। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिल्ली को हमने नेशनल कैपिटल टेरिटरी डिक्लेयर किया। पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की गई है, तो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को संविधान संशोधन में से प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1987 में। तो क्लास यहाँ पर हमने जितने भी डिस्कस किए हैं संशोधन को, संविधान संशोधन को, एक बार आप सब एक जगह लिख लीजिए और इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो परीक्षा तक आपको याद रहेगा। लेकिन पढ़िए जरूर, परीक्षा में प्रश्न फंसते हैं, ठीक है। मतदान आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा था? परीक्षा में अक्सर पूछता है कि 18 वर्ष जो आपकी आयु कर दी गई है वोटिंग एज के लिए, वो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई है? तो वो आपका है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? आधारभूत संरचना की बात कर रहे हैं हम, बेसिक डॉक्ट्राइन की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। संविधान के कुछ ऐसे लक्षण जो कि अनिवार्य हैं, उनका निराकरण नहीं किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, जिसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है, कौन कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी संशोधन करना है, चेंजेस करना है, तो उसका अधिकार किसके पास होता है? हमारे संसद के द्वारा के पास होता है। लेकिन आप याद रखेंगे अगर संविधान के मौलिक अधिकारों में कोई भी संशोधन करना है तो यहां पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, ठीक है, याद रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत। अब बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे जब परीक्षा में ये प्रश्न पूछेगा, आपको लगेगा मौलिक अधिकारों की बात हो रही है और मतलब टीचर्स ने मौलिक अधिकार का अगर हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी जा सकते हैं, मौलिक अधिकारों का इतना महत्व दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेट के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता जरूर होगी। एग्जाम में यही चीज क्लिक करेगी आपको, मैं आपको बता रही हूं। लेकिन आप याद रखेंगे कि मौलिक अधिकार संघीय ढांचा का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर आपकी बस स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होगी, रेक्टिफिकेशन, स्टेट के रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर हाँ उसमें कोई एक ऐसा क्लॉज आ जाता है जिसके की वजह से संघीय ढांचा या जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस आता है, तब स्टेट के रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये चीज याद रखिएगा, नहीं तो ज्यादातर केसेस में आपके स्पेशल मेजोरिटी से ये हो जाता है, ठीक है। ये चीज रखिएगा क्लास दिमाग में, मैं आपको बता रही हूँ कंफ्यूजन कैसे हो सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लोग बहुत महत्व देते हैं, तो महत्व देने के कारण आपको लगेगा एक पल के लिए कि स्टेट की भी जरूरत होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बस जब भी संघीय ढांचा में, फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करने होंगे तब स्टेट के रेक्टिफिकेशन की जरूरत होगी। क्यों मैम, क्यों जरूरत होगी बताओ, क्या क्यों आवश्यकता है? जब आप संघीय ढांचा में परिवर्तन कर रहे हैं या कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तब आप स्टेट की क्यों मदद क्यों ले रहे हैं, रेक्टिफिकेशन उनकी मतलब क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए मांगते हैं क्लास, हम जब भी फेडरलिज्म की बात करते हैं, हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, तो कौन फेडरल, स्टेट एक साथ मिलकर एक फेडरेशन बना रहा है ना। तो जब स्टेट मिलकर एक फेडरेशन बना रहा है तो हम स्टेट की बात करेंगे ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए।
चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में। ये चीज याद रखिएगा। लघु संविधान कहा जाता है किसको? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इतना चेंजेस किया गया ना, इतना चेंजेस किया गया कि इसको लघु संविधान कह दिया गया। और यहां पर इन्होंने क्या किया था, कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट था उसको एम्पावर कर दिया था। ठीक है, या प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये किस संशोधन में बोला गया था? ये 25वें संशोधन में बोला गया था। एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रश्न दिया रहेगा तो समझ में आएगा। संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ये किसमें बोला गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न कई बार बोला गया है कि जो भी आपका यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, देखिए फिर से मैं पढ़ती हूँ इसको, जो मंत्री परिषद है, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो कितने होंगे? वो 15% से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, जितना भी आपके राज्य के विधानसभा के सदस्य हैं या फिर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों का, उनके 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचो, कोई सरकार बनी, ठीक है, बहुमत से आई है, तो वो क्या करेगी? ढेर सारे अपने मंत्री बना देगी। अरे मंत्री बन जाओगे, जब मंत्री बन जाओगे, कार्यपालिका तुम्हारे उसमें आ जाएगी, तो कितनी पावर आ जाएगी तुम्हारे हाथ में, समझ रहे हो? तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहेगा कि साहब हमको भी मंत्री बना दो, हम भी तो बहुत अच्छे हैं देखने में, सुनने में, तो सबको बैठ के मंत्री ही बना दो, सबको एक एक पोर्टफोलियो पकड़ा दो, एक एक विभाग पकड़ा दो, सबको अपनी अपनी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, चीजें बन जाएगी। तो बोला गया नहीं, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बोला गया ऐसा नहीं होगा। खाली 15% जितने मेंबर्स हैं वही आपके, उतने ही मेंबर्स आपके क्या बन पाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मतलब आ पाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मैं इसको एक बार और पढ़ती हूँ। केंद्र और राज्य दोनों की बात यहां कर लिए, हम लोकसभा को लेके चले या फिर हम स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को लेके चले, हम किसी भी एक को मान के भी चलो, बस समझने का प्रयास करना। केंद्र में मंत्री परिषद का आकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार क्रमशः हटा दो, लोकसभा की कुल संख्या एवं कुल संख्या के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगा। यहाँ पे दोनों को बोल दिया गया है, लोकसभा और राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल वो असेंबली को, तो इसीलिए 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये 91st में बोला गया है। सिक्किम एक नया राज्य बना, कई बार पूछा गया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। रट लो, बहुत बार बहुत सी परीक्षा में पता नहीं क्यों सिक्किम के बारे में पूछ लेता है कि सिक्किम को एक राज्य की तरह कब घोषित किया गया, तो आपके 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। शिक्षा का अधिकार, अभी मैंने आपको बताया राइट टू एजुकेशन, RTE की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद राइट टू एजुकेशन 21 आर्टिकल A, ठीक है, क्लॉज A 21A में है। इसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, याद रखिएगा। अब देखिए 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके के थ्रू हमने सरोकार की बात की है, हमने सहकारी संस्थाओं की बात की है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की है। तो परीक्षा में पूछता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया? 97th, याद रखिएगा। अब यहां पर देखिए 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका नागालैंड से रिलेटेड है। 18th की हम बात करेंगे तो राज्यों के पुनर्परिभाषित किया गया इसमें। 39 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बोला गया। और 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, दल बदल अधिनियम से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। कोई भी डाउट हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास।
क्योंकि मुझे भी पढ़ाने में कभी कभी जब आप लोग सामने बैठे रहते हो तो क्लासेस और इंटरेक्टिव होती है, तो मैं आपके डाउट को समझ पाती हूँ। ऐसे में पूरी कोशिश करती हूँ कि चीजों को बहुत सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राजभाषा, ठीक है। भाषा की बात हम करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आप याद रखोगे कि किस पार्ट में है ये। तो अगर पार्ट पूछेगा आपसे ना, तो आप क्या बताओगे? 17 पार्ट में है ये, ठीक है। 17 पार्ट में है। और आर्टिकल पूछेगा तो 343 हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 343 से स्टार्ट होता है। यहां पर देखिए, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। यहां पर पहले देखते हैं, यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करा जाएगा। तो ये किसमें बोला गया है? ये अनुच्छेद 350 ए में बोला गया है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। क्या बोला गया है? जो भी आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, उसको मदर लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। तो ये किसमें बोला गया? आर्टिकल 350 ए में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सही कथन बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, पढ़ते चलते हैं। पहले संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। और 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। अब देखिए क्लास, मैंने आपको बताया 17 पार्ट में हम राजभाषा की बात करते हैं। परीक्षा में अगर आपसे पूछेगा कि राजभाषा से रिलेटेड आयोग, ठीक है, राजकीय भाषा आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है, पावर किसके पास है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति के पास है। तो ये चीज आपके आर्टिकल 344 में दी गई है। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू फॉर्म अ कमीशन रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो राजकीय भाषा आयोग का गठन करे, ठीक है। और अगर परीक्षा में पूछा कि राजकीय भाषा आयोग का सबसे पहली गठित कमेटी कौन सी थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो आप बताएंगे सबसे पहला आयोग 1955 में 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसलिए बता रही हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम कमीशन की बात करेंगे तो इसमें 30 मेंबर होंगे, जिसमें से 20 मेंबर आपके लोकसभा से आएंगे और 10 मेंबर आपके राज्यसभा से आएंगे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अभी बता रही हूं। अभी अगर आप बोलेंगे कि जो 8वीं अनुसूची है वो किस चीज से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है। 8th शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं। उसमें कितनी लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया है? 22 लैंग्वेज है एट प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन पहले 22 नहीं होती थी, हमने बहुत से संशोधन किए और उन संशोधन के द्वारा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से संविधान संशोधन जो हैं वो हमारे लैंग्वेजेस से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, जिसमें कि जोड़ा गया सिंधी को, ठीक है। उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करेंगे, जो कि 1992 में आया। इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें बोडो, डोगरी और मैथिली को जोड़ा गया। और यहाँ पर संथाली, अभी थोड़ी देर पहले मैंने नेपाली फिर से रिपीट कर दिया था, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? संथाली होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब प्रश्नों को यहाँ पर देखिए क्लास, 71st पे संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं जो जोड़ी गई थी। देखिए डायरेक्ट प्रश्न है। 1992 में जो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें आपकी जो 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी वो कौन कौन सी थी? वो आपकी कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली थी। याद रखिएगा, यहाँ पे KMN करके याद कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। MKN, KMN, जो भी जिस तरीके से भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य राजकीय भाषाओं की संख्या अब क्या है? 22 है, ठीक है। और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है? 21st, 71st और फिर 92nd, याद रखिएगा।
संविधान में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया किसमें बोली गई, किसमें दी गई है? अनुच्छेद 345 में, ये भी याद रखिएगा। संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसने प्रदान किया है? उत्तराखंड में। ये एक करंट का प्रश्न था जिसको कि यहाँ पर इंक्लूड किया गया। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है किसके? 2/3 बहुमत से। किससे? 2/3 बहुमत से, याद रखिएगा, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी से हो सकता है। यहाँ पर हमको स्टेट की रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लैंग्वेजेस में जो हम चेंज कर रहे हैं उसमें कोई फेडरल स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, संघीय ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में इस संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिनकी वजह से जो संख्या है अब 22वीं हो गई है। तो मैंने आपको बता दिया ये कौन सा अधिनियम था? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। आप याद रखिएगा, ऐसे 21, 71 फिर 92, ये 3 बार हमने भाषाओं में परिवर्तन किया है, मतलब इसमें जोड़ा है नई नई भाषाओं को। पहले में हमने डिस्कस कर लिया, सिंधी जोड़ा है, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर 92nd के थ्रू हमने बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा है। ये चीज याद रखिएगा, इससे ज्यादा प्रश्न आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर एक चीज और है जो मैंने आपको बताया, कमीशन का, ठीक है। अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कमीशन आपका फॉर्म होगा तो उसके किसके पास पावर होती है इस कमीशन को फॉर्म करने की? प्रेसिडेंट के पास, याद रखिएगा। और सबसे पहला कमीशन आपका जो फॉर्म हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1955 में बीजी खेर ने उसकी अध्यक्षता की थी, जो पहले लैंग्वेज से रिलेटेड कमीशन आपका बना था। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, आर्टिकल 350 में अगर हम बात करेंगे 350 में, यहाँ पर देखिए 350A में हमने प्राइमरी एजुकेशन में मदर लैंग्वेज को यूज करने की बात कही है, हमने नहीं, संविधान ने कही है, ठीक है। और 350B की बात करेंगे तो यहाँ पे लिंग्विस्टिक ऑफिसर की बात हुई है। चल, पंचायती राज व सामुदायिक विकास की हम बात करते हैं। पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत है किसके पास? राज्य का विधानमंडल। देखिए, अगर हम पंचायत की बात करेंगे तो आपको पता है, अब कितनी बार मैं रिपीट करूं, जो 7th अनुसूची है, जो 7वीं अनुसूची है, उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की है। और अगर आप देखेंगे उसमें स्टेट लिस्ट में राज्य सूची में आपका पंचायत है, ठीक है। तो यहाँ पे पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए कौन अधिकृत है? जब ये हमारे स्टेट लिस्ट का मैटर है तो राज्य का विधानमंडल आपका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पंचायत के संबंध में सही कथन बताइए। भाग 9 में पंचायत से रिलेटेड उपबंध दिए गए हैं, ठीक है। और इससे आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 1992 में ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। ये भी चीज क्लियर हो गई होगी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु तो निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? यहाँ पर हम पंचायत इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन जो होते हैं, यहाँ पर आपके ये याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ने, स्टेट इलेक्शन कमीशन आपके इलेक्शंस कराते हैं पंचायत का। क्यों? क्योंकि जो पंचायत है ये आपका स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो कराता है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसमें? स्टेट में, स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में। पंचायत राज चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों में। डायरेक्ट प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है, उसमें हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया था, जिसमें कि क्या क्या बोला गया था? एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना की बात की गई थी, ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की बात की गई थी। आप देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसमें भी हमने अनुच्छेद 40वें में क्या बात कही है? ग्राम पंचायत के गठन की, टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 40 में भी हमने इसकी बात की है, डीपीएसपी में। हर 5 वर्षों में पंचायत इलेक्शंस की हम बात करते हैं, और इसको आपका इलेक्शन कमीशन नहीं, इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण की बात की गई, रिजर्वेशन की बात बोला गया। जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व रहेगी, ये भी आपका इसमें प्रावधान दिया गया था। पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का, स्टेट फाइनेंस कमीशन का भी गठन होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी गठन होगा। वही लिखा है, राज्य चुनाव आयोग के गठन की बात की गई है, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की गई है।
और 73वें संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की सेल्फ गवर्नेंस की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पे प्रश्न बनता है ना, हु इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन होता है बताओ, क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जिसने वेनाकुलर प्रेस एक्ट को रिपेल किया था, उसी ने किया था, उसी को हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, और उसी ने वेनाकुलर प्रेस एक्ट को रिपेल भी किया था। लिटिल लेके आया था और उसने रिपेल किया था, हटाया था। कमेंट बॉक्स में बताना अगर मन करेगा तो, नहीं तो फिर इतनी ठंडी है ऐसे अंदर हाथ रखे रहना, टाइप मत करना, मेरा हाथ ठंडा हो रहा है पढ़ाने में, तुम लोग मत करना। ठीक है, अब चलो, पंचायत राज से संबंधित विभिन्न समितियां, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में इतनी बार पूछा है, और तब भी अगर ये प्रश्न गलत हो जाएंगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा फिर। ठीक है, वो प्रश्न तो गलत करने ही नहीं है जो रिपीटेड प्रश्न है। फिर जब आएगा, पहले जब पेपर होके तुम लोग दे के आओगे तो बहुत से लोग कहेंगे कि अरे आउट ऑफ कोर्स पेपर आया था। कुछ समय बाद लोग पढ़ेंगे, आंसर मिलाएंगे तो कहेंगे नहीं पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस फंसे हैं, और उसके बाद देखोगे तो कहोगे ज्यादातर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन थे, कुछ ही क्वेश्चंस बाहर से आए थे। देखिए क्लास, एक चीज समझने का प्रयास करिएगा, मेंस का कोर्स पीसीएस और सबका बदल रहा है, वो बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो प्रीलिम्स का कोर्स है वो अभी भी आपका बदला नहीं है। तो जो टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट कल थे वही टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट आज भी हैं, लेकिन क्वेश्चन के पूछने का तरीका आपका अलग हो जाएगा। पहले आपसे पूछता था कि पंचायती राज से संबंधित जो सबसे पहली कमिटी थी जिसके रिकमेंडेशन पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपका आया, ये सब ऐसे पूछता था, तो लोग बलवंत राय मेहता याद करके आधा टिक लगा। अब इसी को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाएगा, बोलेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी कमिटीज आपकी पंचायती राज से रिलेटेड है उनको अरेंज कर दो, या फिर पूछ लेगा 5-6 कमिटियों के नाम देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी कमिटी है जो आपकी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रश्न वही रहेंगे, टॉपिक भी वही रहेगा, जो पहले इंपॉर्टेंट था वो आज भी इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन प्रश्नों के पूछने का तरीका और लेवल थोड़ा अलग हो जाएगा। तो जहां से प्रश्न मैक्सिमम बनते हैं उन टॉपिक्स को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना परीक्षा में, उनको तो जरूर पढ़ लेना कि अगर पास्ट ईयर्स का प्रश्न फंसा तो एकदम सही है, हम श्योर हैं कि ये तो एकदम सही है, तभी सिलेक्शन होता है। ठीक है, और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना, भले बाद में कहें कि बहुत ज्यादा पढ़ाई किए थे, लेकिन वो पढ़ते पास्ट ईयर्स के पेपर जरूर है, तो उसको जरूर पढ़िए। ठीक है, जितने भी प्रशासन में पेपर से समय हो रहे हैं उनको लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, सिलेक्शन होगा। अब देखो यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों की हम बात करें तो सबसे पहले आपके बलवंत राय मेहता समिति का नाम याद रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति की बात करेंगे, ईयर भी याद रखिएगा इस वाले में 1977। जीवी राव समिति की बात करेंगे 1985, फिर एलएम सिंघवी कमेटी की बात करेंगे 1986, और पीके थुंगन कमेटी की बात करेंगे 1988। तो ये सारी कमिटीज के ईयर भी याद रखेंगे, ठीक है, और कमिटीज के नाम भी याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया था, कब? 1993 में। ठीक है, आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हमने पंचायत की बात की है और 74th में हमने नगर पालिका की बात की है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कथन, देखिए पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। ठीक है, जो रिजर्वेशन दिया गया है विमेन्स को उसी से रिलेटेड है कि इन रिजर्वेशन से विमेन की स्थितियों में एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कारण दिया गया ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। हम रिजर्वेशन क्यों देते हैं किसी भी वनरेबल सेक्शन को? हम इसीलिए देते हैं ताकि हम उनकी कंडीशन को सुधार सके। तो इन रिजर्वेशन की वजह से विमेन की स्थितियों में सुधार आया है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कारण दिया गया है कि रिजर्वेशन दिया गया है कि ये लोग मांग कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस देखिए एक अजीब सा प्रश्न था लेकिन आसान प्रश्न था। अब अगला देखते हैं हम
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान 1/3, ठीक है, सीटों को रिजर्व किया गया, आरक्षित किया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो आप खुजला लेना बाल, अरे मैम ने तो पढ़ाया ही नहीं। अरे जब मैम ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात बताई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे विलेज पंचायत की बात हमने की, हमने रिजर्वेशन की भी बात की थी, महिलाओं को भी 1/3 रिजर्वेशन के प्रोवाइड करने की बात की थी। तो इसमें क्यों परेशान होना है? ज्यादातर बच्चे सोचेंगे यार 73rd में पंचायत तो आया था, रिजर्वेशन मिला था कि नहीं मिला था। अब वो ना इतना पढ़े रहेंगे ना कि उनका दिमाग कहेगा नहीं 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 73rd में तो नहीं था, हो सकता है दूसरा कोई रिजर्वेशन। तो ज्यादा बुद्धि भी ना कभी कभी भ्रमित कर देती है। तो 73rd में जो जो आपके चीजें जोड़ी गई है एक बार परीक्षा में जाने के पहले उसको पढ़ लेना और परेशान मत होना, 73rd ही आंसर है। राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। विलेज पंचायत, उसको ऑर्गेनाइज करने की बात किसमें कही गई है? ग्राम पंचायत की बात तो ये आर्टिकल 40 में की गई है, जो कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में। देखिए क्वेश्चन ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पूछो, ठीक है, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, यही कान पकड़ रहे, प्रश्न सेम है, पूछने का तरीका अलग है। पंचायती राज्यों को डैश के अंतर्गत शासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है। किसमें? भारतीय संविधान के 73rd में संशोधन द्वारा। मनरेगा की बात अब कल ही, मनरेगा को लागू करने हेतु लाया गया था कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 43, जो कि आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ठीक है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। ये चीज याद रखिएगा। चलिए, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ठीक है। अब प्रधान को बताएंगे, मैं प्रावधान पढ़ रही हूं। प्रधान लक्ष्य, मेन लक्ष्य क्या है पंचायती राज का? जब भी हम पंचायती राज की बात करते हैं ना, तो हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, ठीक है, हम विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात। देखिए जब भी सेंटर है ना क्लास, तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा। मतलब जो सेंटर को अगर हम बहुत पावरफुल बना देंगे ना, तो पूरी पावर उसके हाथ में आएगी, और जब भी किसी एक को आप पावर दे देंगे ना, तो वहां पे डिक्टेटरशिप आएगी। एक चीज याद रखिए। तो यहां पर हम क्या करें? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहे हैं। मेन पर्पस पंचायती राज का ये है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। अब दिल्ली में बैठे हुए मेंबर, अगर वहां पर दिल्ली में बैठे हुए हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले के छोटे से गांव में क्या चल रहा है, ठीक है, तो विकेंद्रीकरण की बहुत आवश्यकता है। ये चीज याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत अच्छी चीज है ये। पंचायती राज से संबंधित सही कथन क्या है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग है, रहा है, या एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। यहाँ पे आर्टिकल 243 आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लॉज A, B, C, D सब आपके किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पे याद रखिएगा, लोगों का विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और विकेंद्रीकरण। CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एवं NES के पुनर्गठन हेतु 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये आपका डायरेक्टली वही प्रश्न पूछ लिया है, पूछना चाह रहा है कि 1957 में कौन सी कमेटी थी जिसने बात की थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और उसके पुनर्गठन की? तो बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम आप याद रखेंगे। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय पद्धति की बात की थी, 3 टायर सिस्टम की बात की थी। अशोक मेहता कमेटी ने 2 टायर की बात की थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। LM सिंघवी कमेटी की बात करेंगे यहाँ पर, तो स्थानीय शासन पद्धति की बात की थी। और परीक्षा में अगर पूछे कि संवैधानिक दर्जा किस कमेटी के रिकमेंडेशन में पंचायत को दिया गया, तो आप क्या बताएंगे? LM सिंघवी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। GVR राव प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार की बात इन्होंने की थी। तो देखिए, ये भी आप याद रखिएगा। क्लास पंचायत राज वाला जो आप ये है, जो टॉपिक है पूरा, इसको जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे समितियां तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो मेन रिकमेंडेशन है वो पढ़ेंगे, किस ईयर में आई थी,
अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोलेगा तो वो भी आप कर पाएंगे, ताकि ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। कहां पर? ठीक है, नागौर में, राजस्थान में। ठीक है, नागौर जिले में, राजस्थान में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्प किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को, BR मेहता को। अब यही चीज परीक्षा में कई तरीके से पूछा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम तो राजस्थान में आई थी, उसके बाद कहां पर आई थी? तो आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। अभी मैंने आपको बताया कहां पर? नागौर, राजस्थान में। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना। बलवंत राय मेहता ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और ग्राम लेवल पे। ये चीज याद रखिएगा। तो ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल पे। अगला हम देखते हैं, पंचायती राज से संबंधित समितियों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लीजिए आप, वही चीज जो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी आई, फिर GVK राव कमेटी आई और उसके बाद आपके LM सिंघवी कमेटी आई। याद रखिएगा, क्लास प्रश्न पूछता है ऐसा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी। कितने? 2 टायर सिस्टम की बात की थी अशोक मेहता कमेटी ने। ये भी याद रखना है आपको। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी किसके द्वारा? अभी मैंने आपको बताया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की बात किसने की थी? LM सिंघवी कमेटी ने की थी। परीक्षा में पूछा था। इसमें बहुत से स्टूडेंट क्या लगा के आए थे? इसमें बहुत से स्टूडेंट बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम लगा के आए थे, क्योंकि वो अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे थे, बचपन से नहीं, जब से वो तैयारी कर रहे हैं कि किसको शिल्पकार और वो बोला जाता है बलवंत राय मेहता कमेटी को। लेकिन वो 1957 और उस समय की बात है। अभी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तब 9th पार्ट में पंचायत को जोड़ा गया है। तो वो किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है? LM सिंघवी कमेटी पे। ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते थे। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है 11वीं सूची में। 11 शेड्यूल जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, 12 शेड्यूल जो है वो म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। पता है ना? पता है। चल, संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया था पंचायत के नियमित चुनाव कराने के लिए। एकदम सही है। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए 1/3 सीट आपकी रिजर्व रहेगी वुमेन्स के लिए। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स देने के लिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत होती, ग्राम पंचायत होती, क्षेत्र पंचायत होती, आपको पता है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन था? मध्य प्रदेश था। ये चीज याद रखिएगा। ये अभिपालन करने की बात की गई है तो मध्य प्रदेश था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्दिष्ट करता है कि देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया कब? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी किसमें दी गई है? 243 घ में दी गई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए, पहले पूछा गया था कि महिलाओं की आरक्षण की बात किसमें बोली गई है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ी गई है। ठीक है, अब पूछ लिया गया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 243 घ। ठीक है, 73rd संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ या राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा शासन व्यवस्था को। नागौर जिले की बात राजस्थान में आपको पता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना ग्राम, खंड और जिला
त्रिस्तरीय संरचना की हम बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था है तो आपको पता है ग्राम, क्षेत्र और जिला। ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही है जो मैंने एक बार आपको समझा दिया है। ठीक है, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। किसमें? भाग 9 में, पार्ट 9 में। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? जो आपका पंचायत है वो शेष लिस्ट में आता है, तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। आयु कितनी होती है लड़ने की? 21 वर्ष होती है, याद रखिएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको पता है यहाँ पे हम स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल 243I में आता है। तो फाइनेंस आप लिखोगे FI, तो यहाँ का I वाला याद रखना, सेकेंड नंबर वाला। किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्टि करता है कौन? राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। यहाँ पर हम म्युनिसिपैलिटी पे आ गए, तो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिया गया है के थ्रू। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 21। याद रखिएगा, अधिकतम संख्या की बात की गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई है, सहकारी समिति की बात की गई है, तो 21 होती है अधिकतम। राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयां, लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नहीं होता है नागरिकों की शिकायतों में। ठीक है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, 243ZJ में सहकारी समिति के निर्देशकों में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। राज्य सरकार की स्थानीय लोकल बॉडीज पर नियंत्रण नागरिकों की शिकायतों में, और नगर पालिका संबंधित है किससे? जो पता है आपको, पार्ट 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड 9A है। ठीक है, पार्ट 9 जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। पार्ट 9A जो है वो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। कल की क्लास में आपसे मिलेंगे। अब भारतीय राज्य व्यवस्था आपकी खत्म होने वाली है, बस 1-2 लेक्चर्स और होंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा क्विक रिवीजन सीरीज। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो रह गए हैं जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन होती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो टॉपिक्स मुझे लगेगा जहां पर स्टूडेंट क्वेश्चंस गलत करते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं अलग से डिस्कस करूंगी। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस में उसमें सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी। मुझे पता है कि हर चैप्टर्स में 1-2 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे, उसकी चिंता आप नहीं करेंगे। आशा करती हूँ ये जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आपकी मदद कर रही हो। देखिए क्लास, इस सीरीज में मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जो हमारा मेन टारगेट है कि कम समय में ज्यादा रिवीजन करना, फिर हम उससे भटक जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लगता है कि मैम को थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी और नेक्स्ट क्लास में उसको इंक्लूड करूंगी। ठीक है, उसके लिए आप लोग चिंता नहीं करेंगे। लेकिन आशा कर रही हूँ कि ये सीरीज आप लोग के लिए हेल्पफुल हो रही हो। ठीक है, आप लोगों को इससे मदद मिल रही हो। पर्यावरण की भी देखिएगा सीरीज, आधुनिक भारत की भी देखिएगा, ये भारतीय राज्य व्यवस्था देखिएगा, और अर्थशास्त्र का भी जो टॉपिक मैंने कवर किया है उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। जाते जाते बोलूंगी, जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी घबराहट होगी, मन करेगा ना पढ़े। ठीक है, छोड़ दे पढ़ाई, अगली साल देंगे, लेकिन ये सब गलतियां मत करिएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को पंचवर्षीय योजना में मत कन्वर्ट करिएगा, इसी साल सिलेक्शन लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, बस यही सोचो कि प्रीलिम्स अगर पॉइंट नंबर से भी निकलेगा तो प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस में अपीयर होने को मिल जाएगा, फिर अच्छे से तैयारी करना। लेकिन अभी पूरा टारगेट अपना प्रीलिम्स ओरिएंटेड रखो और बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस मेहनत करते रहो।
करंट अफेयर्स अपना अपडेट कर लो। क्लासेस अवेलेबल है डिकोड में, सारी क्लासेस देखो। हिंदी की सर की क्लासेस बहुत अच्छी है, उनको देखो। ज्योग्राफी वाले सर की क्लासेस कितनी अच्छी है, मैम की क्लासेस अच्छी है। तो सारी क्लासेस को पढ़ो, देखो। हिस्ट्री की क्लासेस, सारी क्लासेस एक बार आप देखो। आपको जल्दी जल्दी वीडियो को फास्ट करके देखो, ठीक है। खाना बनाते हुए, कुछ भी करते हुए आप सुन तो सकते हो, कान में जा रहा है दिमाग, इस समय बस पढ़ाई करो। लोग कहते नहीं है कि इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता था, ये मुंह से आखिरी समय में ये निकले अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता था, बहुत पढ़ लिया, बस अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली है। अपने प्रति ईमानदार रहिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने प्रति ईमानदार रहेंगे तो लोग क्या बोल रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप फिर जब आपके हाथ में रिजल्ट आएगा ना तो सब आपकी तारीफ ही करेंगे, ठीक है। तो अपना विश्वास मत खोइएगा, अपने पे विश्वास रखिएगा, एकदम निडर होकर तैयारी करिए अच्छे से। सिलेक्शन जरूर होगा, फिर मेंस में फिर अच्छे से पेपर में दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिएगा। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।